नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या पर हो रही सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, लगातार हो रहे हंगामे और सियासत के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी ने देश में बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जाहिर की है। ममता ने पीएम मोदी से इस मामले में एक्शन की भी मांग की है। ममता ने लिखा कि देश में रोज दुष्कर्म के 90 मामले सामने आते हैं। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। ममता ने लिखा कि ज्यादातर मामलों में रेप पीड़ित की हत्या हो जाती है। ये ट्रेंड भयावह है। हमारा कर्तव्य है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार एक कड़ा कानून बनाए। ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। अब ममता की इस राजनीतिक चिट्ठी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चिट्ठी का उपयोग है और ममता का सियासी प्रयोग है। उधर लगातार हो रही जांच के बीच सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। इस बीच आरोपी संजय रॉय ने यू टर्न ले लिया है। उसकी वकील कविता सरकार ने कहा कि वो चाहता है कि उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। उसका कहना है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। वो इस मामले की जांच कर रही सीबीआई को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है ताकि असली अपराधी पकड़ा जा सके। कुल मिलाकर हर रोज इस भयावह कांड में नए मोड़ आ रहे हैं। राजनीति भी हो रही है, लेकिन सवाल यही है कि इससे आखिर हासिल क्या हो रहा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे एजेंडा में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कोलकाता कांड के 14 दिन हो गए हैं। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए साथी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची और इस पूरे घटनाक्रम में किस पर संदेह गहरा रहा है, किसने पूरे घटनाक्रम में लापरवाही बरती है और कौन-कौन जांच के दायरे में रखा गया है। सीबीआई ने शुरुआती स्टेटस रिपोर्ट में अस्पताल प्रशासन को सीधे कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सीबीआई ने ये भी दावा किया है कि घटनास्थल से छेड़छाड़ हुई है। वहीं इस मामले में हर दिन गुजरने के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। ममता बनर्जी ने इस पत्र में देश में महिला अपराधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापक और प्रभावी कदम उठाने की अपील की है। पत्र में ममता बनर्जी ने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका ध्यान पूरे देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। इनमें कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। ममता बनर्जी ने पत्र में लिखा है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ये देखना भयावह है कि पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इस पर रोक लगाएं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक कदम उठाने की जरूरत है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा दी जा सके। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान करते हुए कठोर केंद्रीय कानून बनाया जाए। प्रस्तावित कानून में ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना पर भी विचार किया जाना चाहिए। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में सुनवाई अधिमानतः 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। पीएम मोदी के लिए लिखे इस पत्र को पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इस पत्र को नौटंकी बताया है। सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा नौटंकी नेत्री पूरा भारत में नहीं, पूरा विश्व में मिलेगा नहीं। आपका पूरा विश्व का सबसे बड़ा नौटंकी नेत्री है ममता बंदोपाध्याय। ये सोचना पड़ेगा। ये जो लेटर दे रहे हैं ना, पूरा नौटंकी है। अरे पहले आप जो बोल रहे 10 लाख में खरीद ले रहे दोषिता को, माता जी को,
जो रेप हुआ है, जो आज देहांत हो गया, जो हमारा कॉलेज का स्टूडेंट्स है, उसका माताजी का आप खरीद ले रहे हैं 10 लाख रुपया में, और सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं। पूरा देश को खतरा कर देगा। जितने सारे रोहिंगा, इसका पीछे भी रोहिंगा है, इसका पीछे भी आप कास्ट वाइज देखेंगे तो इसका पीछे भी आपको पता चलेगा कि इसका पीछे कौन कौन रुकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी इसका विचार ना हो जाए, उसके लिए कोशिश करेगा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र ऐसे वक्त पर लिखा है जब वो आरजीकर हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर की घटना पर घिरी हुई हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देशव्यापी प्रोटेस्ट के बाद संज्ञान लिया था, जिसकी सुनवाई में कई तथ्य सामने आए हैं। सीबीआई अपनी जांच में आगे बढ़ रही है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है। वहीं इस घटना पर घिरी ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को कोलकाता में मार्च भी निकाला था। इसमें उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की थी। अब जहां एक और इस भयावह घटना को लेकर जांच जारी है, तो वहीं राजनीति में भी लगातार तूल पकड़े हुए है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो वाकई जिस तरह से अब चिट्ठी यहाँ पर लिखी ममता बनर्जी ने, कई सवाल भी उठ रहे हैं, और जिस तरह से एक मजबूत कानून बनाने की ममता बनर्जी ने बात की है, आखिर ममता बनर्जी के इसके पीछे क्या चाल है? क्योंकि राज्य सरकार, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की, ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने खुद प्रोटेस्ट किया, कई महिलाओं के साथ फांसी दो की मांग करती रही, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके यहां पर कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे। अब वो इस तरह से चिट्ठी लिख रही है मोदी को। अब देखना होगा इसका क्या कुछ नतीजा निकलता है, लेकिन राजनीति तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी, कांग्रेस प्रवक्ता जय प्रकाश चतुर्वेदी जी, टीएमसी प्रवक्ता एहतेशाम उल हक जी, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी और रिटायर आईपीएस तनीश कुमार जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। अजय पाठक जी, देखिए जिस तरह से लगातार आप लोग बंगाल सरकार को घेर ही रहे हैं, ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो खुद कह रही थी कि जो अपराधी हैं उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, और अब चिट्ठी भी लिखी है और नरेंद्र मोदी से इस पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रही हैं। आप बीजेपी वाले कह रहे हैं सिर्फ नौटंकी है, लेकिन जिस तरह से यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम तो राज्य सरकार में अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर एक सख्त कानून लाना चाहिए, तभी इस पर जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन 90 आंकड़ा भी बता रही, वो हर दिन 90 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो रुक सकते हैं। भागीरथ जी, आपको और आपके पैनलिस्ट को, आपके व्यूअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। आपने बहुत ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए सारी चीजें कर रही है। ममता बनर्जी को जो करना चाहिए था विदिन फर्स्ट डे, वो तो उन्होंने किया नहीं। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी थी। आज आपने भास्कर की रिपोर्ट पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ी है या कितने लोगों ने नहीं पढ़ी है। भास्कर ने जो रिपोर्ट की है, मैं अनकोट कह रहा हूं, भास्कर ने जो रिपोर्ट की है उसमें सारे चेहरे उन्होंने बेनकाब कर दिए। सभी चीजों को उन्होंने ले आकर के सामने रख दिया है, किस प्रकार से वहां षड्यंत्र रचा गया। पहले जब मेरी बहन की पता नहीं किस स्थिति में डेथ हो जाती है, होने के बाद प्रिंसिपल क्या करते हैं, वहां जो घोष साहब प्रिंसिपल है वो क्या करते हैं, पहले उसको किस तरह से प्राइम उस पे ढकना चाहते हैं, किस तरह से उन चीजों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसकी रिपोर्ट आज भास्कर ने पूरी तरह से दी है। उसमें सबसे पहला नाम जो उन्होंने दिया है सुमित कुमार तापदार का। इन्होंने 4 लोगों की एक टीम बनाई घोष साहब ने। किसके निर्देश पे बनाई, कौन कहा इनको, किसने ये सब चीजें की, उसके निर्देश, जिसने भी इनका बॉस रहा होगा, जो भी तथाकथित बॉस होगा, उसके कहने पे
आरजी अस्पताल के यूनिट इंचार्ज है सुमित कुमार, पुलिस से डील करने की उनको जिम्मेदारी दी गई। ध्यान से सुनिएगा, भास्कर की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बीजेपी नहीं कर रही है, विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही है, भास्कर की रिपोर्ट है। दूसरे व्यक्ति का नाम है द्रय पावन विश्वास। ये क्या है? आरजी अस्पताल के एडिशनल सुपरिटेंडेंट हैं। इनके ऊपर अब देखिए सबसे अहम जिम्मेदारी इनके ऊपर दी गई। इनको क्या करने के लिए कहा गया? सुसाइड की खबर को फैलाइए। इनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी, सुसाइड की खबर को फैलाइए। उसके तीसरा किरदार देखिए, डॉक्टर सुशांत कुमार राय बंगाल मेडिकल काउंसिल के उपाध्यक्ष हैं। इनके ऊपर क्या खबर थी? इनके ऊपर क्या जिम्मेदारी दी गई? छात्रों को मैनेज करने का जिम्मा। छात्र इकट्ठे न हो पाए, छात्रों के बीच में उस बहन ने सुसाइड कर लिया, ये उनके पहले द्रौपायन के ऊपर दिया गया जिम्मेदारी है और इनके ऊपर छात्रों को मैनेज करने की जिम्मेदारी गई। तीसरे हैं जो सबसे अहम किरदार हैं, वो है डॉक्टर अवीक डे। डॉक्टर अवीक डे बंगाल मेडिकल काउंसिल के मेंबर हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई कि छात्र हंगामा न कर पाए, छात्र एकत्रित न हो पाए और छात्रों को मैनेज, ये दो लोगों को जिम्मेदारी है। एक डॉक्टर सुशांत कुमार राय, ठीक है अजय जी, देखिए आप सारी चीजें बता रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। 1 मिनट, सिर्फ आधा मिनट और, ठीक है लीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ हत्या का मामला नहीं, इसके पीछे गहरी साजिश है। उस साजिश को सीबीआई उसकी जांच कर रही है, लेकिन आप जैसे सीबीआई को रिपोर्ट दी जाती है, मामला हाई कोर्ट में जाता है, कोलकाता हाई कोर्ट में, वैसे ही टीएमसी के 7,000 लोग वहां पहुंच करके सारे सबूत को नष्ट कर देते हैं, अस्पताल पे हमला करते हैं। पुलिस वहां की मूक बनी बैठी रहती है और देखती रहती है। इनको, इनकी सरकार को, इनके माफियाओं को, मेडिकल माफियाओं को, इनके लोगों को जब ये अंदेशा हो गया कि ये हाई कोर्ट में जा रहा हो, हाई कोर्ट इसको सीबीआई को दे सकता है, तो वहां कैसे सबूत नष्ट किए जाए, ये सरकार ने करवाया। ये मेरा बंगाल की सरकार के ऊपर मेरा ब्लेम है कि उन्होंने ये करवाया। अगर नहीं करवाते तो 7,000 लोग इकट्ठा कैसे हो सकते थे, कैसे हॉस्पिटल में इस तरह की दुर्घटना हो सकती थी। ठीक है आप जो ये सारी बातें बता रहे हैं सब लोगों के बीच में आ रही है जरूर, लेकिन अब जिस तरह से चिट्ठी लिखी जा रही है इस पर भी कुछ कह दीजिए कि आप कह रहे हैं कि जो आप पूरे षड्यंत्र का एक हिस्सा, ये भी चिट्ठी लिखना, प्रदर्शन करना, संक्षेप में देखिए, जिसको कानून व्यवस्था की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो सड़क पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको कानून व्यवस्था संभालनी है, जिसको खुद कानून बनाना है, भाई आप विधानसभा में पूर्ण बहुमत की 1/3 बहुमत से ज्यादा की आपकी सरकार है, आप बनाइए ना कानून। कौन आपको कानून बनाने से रोका? आप कड़े से कड़ा कानून बनाइए, कानून बना करके जिसको जो ठीक है, मुझे लगता है इस वक्त आप ठीक है, आपने एक बड़ी बात की, लेकिन आपका जो ये बात रखी है आपने, यही सवाल मैं पूछ लेता हूं। एहतेशाम जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एहतेशाम जी, आपकी आवाज मुझ तक मेरी आवाज आ रही है? जी आप आ रही है, अब आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। एहतेशाम जी देखिए, जी आ रही है आपकी आवाज। एहतेशाम जी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से फेल हो गई। एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हो जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और फिर 7,000 की भीड़ उस कॉलेज में घुस जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो क्राइम सीन था उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया। अचानक से बिना पुलिस की जानकारी के 7,000 लोग कैसे घुस जाते हैं। ये सारी जो कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, लेकिन वो प्रोटेस्ट करती है बाहर निकल के। उसके बाद अब राज्य सरकार भी चाहे तो कोई सख्त कानून बना सकती है, लेकिन चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी से कहते हैं उस पर सख्त कानून बनाए। ठीक है, केंद्र में भी एक कानून होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को भी तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी चीजों से अपने बिल्कुल ये कहना चाहती है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि खुद मुख्यमंत्री, राज्य में आपकी सरकार है भारी बहुमत से। ऐसा क्यों? आप इस घटना से अपने आप को किनारा क्यों कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है बल्कि है। देखिए भागीरथ जी, बहुत अच्छे सवाल किए आपने। सबसे बड़ी बात है कि 9 अगस्त की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मैं इसकी कड़ी निंदा, कड़ी आलोचना करता हूं। हमारी पार्टी
हमारी सरकार की तरफ से और हमारी प्रशासन की तरफ से। ये इतनी बड़ी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, इस तरह की घटना बहुत पूरे देश में कम देखने को मिलता है। जो 9 अगस्त की घटना, मैं उसकी कड़ी निंदा, आलोचना, मजम्मत करता हूं सबसे पहले। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 9 अगस्त की जो घटना हुई थी, 24 घंटे के अंदर हमारी पुलिस ने जो आरोपी था उसको गिरफ्तार किया, अपने बस में किया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे मुख्यमंत्री ने कुछ ही देर के अंदर में समझ लिए कि उनसे फोन में बात की और उसके बाद में समझ लिए कि जो मैंने पीड़िता के माता पिता से बात की और उनको आश्वासन दिया कि आप जिस तरह की भी आप प्रावधान, जिस तरह के भी आप कहेंगे, मैं आपके साथ में हूं, हमारी पार्टी आपके साथ में है। आपको उनको पूरा आश्वासन दिया, नंबर 2। नंबर 3, देखिए इस पे हमारी, जिस हिसाब से आपने कहा कि 7,000 लोग जो वहां जमा थे, तो ये 7,000 लोग समझ लिए बाम आराम, जो भारतीय जनता पार्टी और समझ लिए सीपीएम जो हमारी पार्टी में इस तरह से बंगाल में एक इनसे इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मैं इसकी कई निंदा किया हूं। और उन्होंने आप निंदा करते रहिएगा। अभी आप कुछ नंबर गिना रहे थे, कुछ नंबर मैं भी गिनाता हूं। एहतिशाम जी, आप नहीं, आप रुकिए पहले। आप कुछ नंबर मुझे गिना रहे थे, 1 2 क्या क्या आपने क्या एक नहीं, मैं कुछ नंबर मैं भी गिना दूं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। देखिए, पहला नंबर, एफआईआर लिखने में देरी हुई आप लोग को, ये बहुत अहम, एफआईआर लिखने में देरी की। और प्रिंसिपल वहां का जो प्रिंसिपल था वो इस हत्या को, इस जघन्य अपराध को आत्महत्या बनाने में जुटा रहा। दूसरा ये, और उस प्रिंसिपल को वहां से हटाकर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सरकार ने उसे दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। 7,000 की भीड़ आ जाती है, आपकी पुलिस को पता नहीं चलता। अब मुझे बताइए, आप, ऐसा लग रहा है कि हाथी की दांत दिखाने को खाने को कुछ और है। आप बता रहे कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया, लेकिन आपकी सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। भागीरथ जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं आपको इस चैनल में जितने पैनलिस्ट थे बीच में, भागीरथ जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हमें 2 मिनट का मौका दिए, मैं सारी सवालों का जवाब दे रहा हूं। जिस दिन इंसिडेंट हुआ 9 तारीख को, समझ लिए कि 24 घंटे के अंदर समझ लिए क्या बोलते, एफआईआर भी दर्ज हुआ और जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार भी किया गया। उसके बाद हमारी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने समझ लिए कि वहां जो उनके माता पिता से फोन में बात की, उसके बाद में फिर जाकर के मुलाकात की, उनको पूरा आश्वासन दिया और अपने पुलिस से समझ लिए कि ये हाई कोर्ट में मामला गया। जो पुलिस थी हमारी, समझ लिए कि आप जो 14 तारीख की जो घटना घटी, जहां 7,000 जो तांडव, जो राम आवाम के लोग हमारी सरकार को, हमारी पुलिस को बदनाम, आपने देखा होगा कि 36 पुलिसकर्मी हमारे इंजर्ड हुए हैं। देखिए, ये बहुत कहीं पर, एहतिशाम जी, मुझे ऐसा लगता है आप ये बात बोल के ये कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों कुछ नहीं है, उनको पता नहीं चलता 7,000 लोग कहां से आ जाते हैं, अचानक उस जगह हमला हो जाता है जहां पर क्राइम हुआ। तो क्या ममता बनर्जी इतनी कमजोर है कि उनके, आपके मुखबिर तंत्र इतना कमजोर है कि 7,000 लोग अचानक इकट्ठा हो जाते हैं और आप लोग की पुलिस कुछ नहीं कर पाती है? देखिए, एक बात मैं भागीरथ जी, एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की जो 9 तारीख की घटना हुआ, उसके बाद में 14 तारीख को जो ये 7,000 आदमी का जो क्राउड, राम आवाम, अब देखिए कि वैसे में हमारे पुलिस के ऊपर में 36 पुलिस जो आईपीएस रैंक के थे, डीसी रैंक के थे, ओसी थे, एसी थे, उनको समझ लिए बहुत जबरदस्त तरीके से चोटिल किया। अगर हमारी पुलिस अगर वैसे में टीयर गैस, आंसू गैस या कुछ और अगर छोड़ती तो और भी मामला बढ़ सकता, लेकिन उन्होंने अपने आप को चोटिल होना ये समझा, लेकिन लोगों पर उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की, इसलिए कि मामला को और कहीं टीयर गैस तो छोड़िए ना। और मेरी बात सुन लीजिए पहले। उसके बाद में हमारी मुख्यमंत्री रास्तों पर कोलकाता के राजपथ में उतर करके सीबीआई के हाथ में जब 4 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में जब केस जाता है हाईकोर्ट के द्वारा, उन्होंने गुहार लगाई कि ऐसे मुजरिम को फांसी होनी चाहिए। गुहार लगाई, लेकिन जब तक आपके पुलिस के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में, जब तक ये केस था, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कहा है पुलिस के जो शुरुआती जांच रही है वो संदेहास्पद रही है। आप लोग की सरकार की तरफ से प्रिंसिपल को हटा के दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि वो संदेहास्पद थे वो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लगता है, ऐसा लग रहा है कि चिट्ठियां लिख के, प्रदर्शन करके आप इस पर लीपापोती करने का एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, प्रबल प्रताप शाही जी, ठीक है, आपकी सहयोगी पार्टी। 30 सेकंड, ठीक है, ले लीजिए आप 30 सेकंड। 30 सेकंड भागीरथ साहू जी, देखिए ये कितना बड़ा बात है कि हमारी राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखा और उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए समझ लिए 15 दिन के अंदर ऐसे केस को, कोई ऐसा लॉ, कोई ऐसा कानून लाया जाए। तो ये तो बहुत बड़ी सोच है। ये दूसरे, ठीक है, मैं समर्थन करता हूं इस बात का, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर एक कानून भी पास कर सकते थे अगर आप लोग चाहे तो, लेकिन मुझे लग रहा है सिर्फ यहां पर एक राजनीतिक खेल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ठीक है, प्रबल प्रताप शाही जी, आपकी सहयोगी प्रबल प्रताप शाही जी, आप पूरे कांग्रेस पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? पहले ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन करती हैं,
उसके बाद आप चिट्ठी लिखती है नरेंद्र मोदी को। हालांकि अगर देखें तो कुछ आप ही के नेता है वो इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन पूरे एक ऊपरी तौर पर वरिष्ठ नेताओं की तरफ से कोई कुछ नहीं कहा जाता इस पूरे मामले में। प्रबल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मैं आ रही है। जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही। पहले जो ये घटना है बहुत विभत्स है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है, और इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिले जो भी इसमें मुजरिम है और जिन्होंने मुजरिमों को बचाया। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस घटना में कुछ कमियां रही हैं, वो कमियां उजागर भी हो रही हैं। जिन लोगों ने कमियां की हैं उन पर भी कार्रवाई। लेकिन इसके साथ साथ बदलापुर में जो घटना हुई है, 2 बच्चियों के साथ रेप हुआ है, वहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, कंडक्ट किया एनडीए की सरकार ने, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। एक चर्चा ये भी होनी चाहिए कि हाथरस में दलित बेटी के साथ जो जला दिया गया, उस पर रेप कर दिया, गैंग रेप हुआ उसका, उसको मार दिया गया, उसे जला दिया गया, और उसके परिवार को लोग उस पर भी जांच, उस पर भी बात होनी चाहिए। महिला का सम्मान की बात जहां तक, ये प्रथम कर्तव्य है हर सरकार का और हर पार्टी का कि महिला का सम्मान होना चाहिए, और महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वो रुकना चाहिए। इसलिए निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद बहुत ही बड़े लेवल पर कानून में बहुत बड़ा परिवर्तन 2013 में हुआ था, आपको भी याद है। और कांग्रेस पार्टी ने एक कानून विशेष सत्र बुलाकर कानून भी बनाया था, और वो कानून बना था और उसके लिए कमीशन, बाकायदा कमीशन बना था। कमीशन ने जांच की बाद अपनी रिपोर्ट दी, उसी के आधार पर कानून में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया था और बहुत कड़ा कानून बनाया। अब जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में भी था, सुपुआ हाथ चलनी हाथ से, जिसमें 72 छे। तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें रही है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे अंकिता भंडारी का केस हो उत्तराखंड में, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री का लड़के ने रेप किया और मार उस लड़की को, अंकिता। ये सब केसेस में जो कल्प्रिट है उनको कोई जबरदस्त उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती, तो ये संदेश गलत जा रहा है। यहाँ तक ब्रिजभूषण शरण सिंह का देखिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी अभी तक विनेश फोगाट का मामला हो या साक्षी मलिक ने जिस तरीके से आरोप लगाया था ब्रिजभूषण शरण सिंह को, WFI के चेयरमैन को, उसको नरेंद्र मोदी बचाए हुए, अपने बगल में बैठाए हुए, उनके बेटे को टिकट देते, तो क्या संदेश समाज में? ठीक है प्रबल जी, आप जो आपने सवाल किया इसका जवाब मुझे लगता है जी जरूर देंगे, लेकिन मुझे आप एक बात ये बताइए, मुझे नहीं, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानता हूं कि कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है उस सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो। लेकिन अक्सर हम देखते हैं, एक आम जनता के नाते मैं देखता हूं कि राजनीतिक पार्टियां भी ना राजनीति के हिसाब से बचाव करती है और आरोप लगाती है। यहां पर अभी जिस मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो बंगाल के मुद्दे पर हम बात करें, ठीक है, आपने सब मुद्दे उठाया, बिल्कुल आप उठा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने टीएमसी सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आपने जो भी कहा बीजेपी सरकार का, बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल आपको सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन अगर आप बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तो जिस मुद्दे पर हम बात करें टीएमसी सरकार के बारे में भी तो कुछ कहिए। मुझे लगता है कि यही तो होता है राजनीति में, यही होता है, इसलिए मुझे लगता है ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। अरे भाई सुन तो लीजिए, मैंने कह तो दिया, जिसने भी गलती की उस पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई। जिसने भी गलती, ना आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, ना आपने टीएमसी पार्टी का नाम लिया, ठीक है, मुझे लगता है कि आम जनता यही देखती राजनीति है, और ये मुझे लगता है सभी पार्टियां करती हैं, सभी पार्टियां करती हैं। अरे भाई पूरी बात सुनिए, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक तरफा चलाते, एक तरफा मत चलिए। मैंने इसके पहले हाथरस कांड की भी बात की, बदलापुर की भी बात, अंकिता भंडारी केस की भी बात। अगर पश्चिम बंगाल में रेप हुआ है तो बदलापुर में भी, महाराष्ट्र में भी रेप हुआ है, अंकिता भंडारी के साथ भी रेप हुआ है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में हाथरस में दलित लड़की के साथ रेप हुआ। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन हमने आप लोग का देखा है वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में जो इस तरह के कांड हुए उसी का हमने विरोध प्रदर्शन देखा है। एक भी बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से बंगाल में जो हुआ उस पर हमने नहीं देखा है। होना चाहिए, सुनिए, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, होना चाहिए, गलत चीजों पर विरोध प्रदर्शन
गलत चीजों का विरोध होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी पहली चीज देखिए, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, समय है अभी मेरे पास, मैं आऊंगा आपके पास, बाकी मेहमानों को ले लूंगा। फोनों पे हूँ मैं कार्यक्रम में हूँ, मैं उससे बीच से निकल कर आपके पास आया हूं। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट, लेकिन संक्षेप में, बाकी मेहमान उनके पास जाऊंगा। ये संवेदनशील मुद्दा है, ये संवेदनशील मुद्दा है और इस पर बहुत बड़ा कानून बना है। सरकारों ने गलती की है तो सरकारों के भी क्रिटिसिज्म होना है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी राजनीति का मुद्दा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसको बताएगी कि देश में एक ही जगह कुछ हो रहा है और उसके आड़ में अपने आप को बचाएगी, तो ये बात मुनासिब नहीं, ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये बात मुनासिब ये भी नहीं है, अगर ममता मुनासिब ये भी नहीं है कि जिस राज्य में हो रहा है आप कहें कि उस राज्य में हो रहा है, बाकी राज्यों में हो रहा है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, ठीक है। सुनिए, अरे मैं सुन लीजिए, अगर ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो अब आदित्यनाथ का भी इस्तीफा, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव देखिए, हम देख रहे हैं राजनीति तो उसमें खूब हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी वो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट करती हैं, अब चिट्ठी भी लिख रही है, कड़ा कानून बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगर बात छोड़ दें तो जो सजा का प्रावधान है वो ऑलरेडी कड़ा है। ये मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामलों में सजा होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर है, वो भी कुछ कर सकती थी। सिर्फ ये कहने के लिए कि सिर्फ केंद्र सरकार ही सब कुछ करे, तो मुझे लगता है यहां पर शायद लगता है कि राजनीति हो रही है। बिल्कुल हो रही है जी। शैला, प्लीज जी सर, सबसे पहले तो मैं प्रबल जी को सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और दर्शकों से चाहूंगी कि वो मेरी बात को अच्छे से सुने और हम सब एज ए पब्लिक, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मैं जो बात करूंगी वो आपकी तरफ से बात करूंगी। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, प्लीज आ रही है जी। प्रबल जी से मेरा सबसे पहला एक सवाल है, क्योंकि बात उन्होंने निकाली और उन्होंने तुरंत 4 घटनाएं हमको गिना दी कि बदलापुर में भी हुआ और हाथरस में भी हुआ था, तो यहाँ हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। अरे ठीक है, लेकिन अभी की बात है कि रायबरेली में जब राहुल जी उस दलित से मिलने गए थे, पीड़ित युवक से मिलने गए थे और उनसे किसी ने बात की कोलकाता रेप के बारे में, तो उन्होंने बोला कि ध्यान मत भटकाइए, है ना। मैं अभी इस पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल वैसा ही सेम जवाब मैं प्रबल जी आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे। ध्यान मत भटकाइए, आप ध्यान मत भटकाइए, बिल्कुल बात मत करिए आप दूसरे, क्योंकि हम चर्चा किसी दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। आज अभी ये जो चर्चा चल रही है कलकत्ता रेप पर चल रही है। खैर, मैं इस रेप कांड में मतलब मैं किसी भी सरकार को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं बदलापुर पर भी बात करना चाहती हूँ, मैं देहरादून में जो बच्ची के साथ हैवानियत हुई मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ। ये क्या एक सिस्टम हमारे यहाँ पे चल गया है कि आप रेप करें और उसके बाद आपको एक भरोसा हो गया है कि कोई ना कोई सरकार आके, या जिस भी सरकार में ये चीजें चल रही हैं, वो मामले को दबाने की कोशिश करेगी, या कहीं ना कहीं कोई नेता होगा या पुलिस वाले होंगे जो मिलकर इस मामले को दबाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कुछ लोगों को यह भरोसा होता है कि वहां पे एक विपक्ष भी होगा जो इस बात को उछालने की कोशिश करेगा। तो ये पूरे मुद्दे जितने भी चल रहे हैं, हमने देखा टीएमसी के नेताजी ने बहुत ममता जी, हमारी ममता जी ने ये किया, हमारी ममता जी ने वो किया। भाई साहब, आपकी जिम्मेदारी ममता जी को प्रोटेक्ट करने की नहीं है, आपकी जिम्मेदारी थी वो बच्ची को प्रोटेक्ट करने की जो आपके सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही थी। वो जिम्मेदारी के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। आप ममता जी ने ऐसे किया, ममता जी ने वैसे किया, ममता जी ने चिट्ठी लिखी, अरे लिखी तो ये उनकी जिम्मेदारी थी ना, शर्मिंदा होना चाहिए उनको। क्या आज उनको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है प्रधानमंत्री को कि आप इस तरह का कानून लाइए? उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सर बिल्कुल, आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए, ये आम जनता की आवाज है, ये आम जनता की आवाज है जिसके पास कोई पावर नहीं है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ सिवाय अपनी आवाज को थोड़ा सा जोर से बोलने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए, प्रदर्शनकारियों को सड़क पे निकलना पड़ रहा है। ये कब हो रही है हालत? ये हालत तब हो रही है जब हमें समझ में आ चुका है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। कोई भी सरकार हो, सबसे पहले वो अपने नेता को बचाने की कोशिश करेगी,
सबसे पहले नेता अपने पार्टी की कार्यकर्ता को बचाने की कोशिश करेगा, और कोई ना कोई तो जो भी रेपिस्ट है या जो भी गुनहगार है उसके कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन निकल ही आते हैं। तो वो पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण पुलिस को मैनिपुलेट करता है, फिर उसके बाद सीएम तक मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो ये तमाशा क्या चल रहा है? हमारी छोटी बच्चियां, हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां, हम तो किसी भी एज की बच्चियों को नहीं बचा पा रहे ना। तकलीफ तो हमारी ये है। आज मैं खुद की क्या जिम्मेदारी ले सकती हूँ कि मैं भी अगर रात को बाहर निकल जाऊं तो मुझे मैं सुरक्षित अपने घर आ जाऊंगी, इसकी क्या जिम्मेदारी? माँ बाप कैसे अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजे? आज आप बताइए, आज 50% पॉपुलेशन वर्किंग है, हम सारी लड़कियां बाहर निकल रही हैं, काम कर रही है, और हमारे मन में उमंग है, हम पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, बराबरी से हमने प्रूव करके दिखा दिया है, लेकिन आखिरी में हम हार जाते हैं, हम सिस्टम के सामने हार जाते हैं। एक लड़की जिसे पूरा भरोसा था कि वो सरकारी अस्पताल में पीजी कर रही है और वहां पे वो ड्यूटी कर रही है, उसको इतनी गंदी मौत दी जाती, इतनी गंदी मौत जिसको देखकर आप सभी शर्मसार तो जरूर हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अपनी पार्टी के अगेंस्ट हम बात नहीं कर सकते। बीजेपी अपनी पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकती, टीएमसी अपनी पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं कर सकती, कांग्रेस बात ही नहीं कर सकती, तो कैसे चलेगा? तो देखिए आप, आज हम सब बाहर निकले हुए हैं, हम रेल जाम कर रहे हैं, हम पत्थर उठा रहे हैं, हम मार रहे हैं। आपने तो हद कर दी। मतलब आप ये सारे केसेस बोल रहे हो ना, हाथरस की बात कर रहे हो आप बदलापुर की बात कर रहे हो, आप देहरादून की बात कर रहे हो, आप सब जगह की बात करिए, लेकिन इतनी गंदगी कहीं और नहीं हुई जो कलकत्ता में हुई है। ये 7,000 लोग जो आकर चुपचाप शांति से प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर बच्चों के ऊपर जो हमला किया, इसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। इसने हमारे जैसी महिलाओं को, हमारी सेफ्टी को, सिक्योरिटी को तार तार कर दिया है। हमें समझ आ चुका है कि अब हमारी आवाज बिल्कुल ऐसे तो हो ही नहीं पाएगा कि हम आप लोगों के भरोसे रह पाए। ये अब हमको खुद को करना पड़ेगा। एक सांसद संसद में इस बात पे नाराज हो जाती है कि मेरे नाम को आपने टोन क्या उतारी, किस टोन में आपने नाम लिया मेरा। भाई साहब, वो टोन पे इतना नाराज हो सकती हैं, है ना? तो हमारी बच्चियों के साथ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हमें तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि होना वाकई चाहिए। एक जो महिला का दर्द है वो आपने यहाँ पर बयां किया है, और जो राजनीति वाकई इस तरह के मामलों में नहीं होनी चाहिए। अरविंद खोखर जी, देखिए, इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारी कमियां रह गई। एक मासूम बच्ची जो एक कॉलेज में पढ़ती थी, जो एक कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर थी, उसके साथ ऐसी दुष्कर्म की घटना, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और शर्मसार करता है, इस घटना को और शर्मसार करता है कि आखिर राज्य सरकार उस वक्त क्या कर रही थी। सबूत से छेड़छाड़ की गई, हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, और कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया और तर्क टिप्पणी की। अरविंद खोखर जी, लेकिन अब जिस तरह से ममता बनर्जी चिट्ठी लिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उनके हाथ में सब कुछ पावर है, वो चाहती तो वो खुद ही अपने राज्य में कड़ा कानून इस पर बना सकती थी। देखिए, उनकी चिट्ठी लिखने का मतलब अपने आप को कमजोर साबित करना नहीं है, उनको अपने आप को ताकतवर दिखाना कि जो चाहेंगे हम यहाँ करेंगे। उनको कमजोर चिट्ठी लिखने का मतलब है केंद्र सरकार को कमजोर समझ रही है वो, कि केंद्र सरकार क्या कर रही है बैठ के। देखिए, ऐसा केस हाल फिलहाल में तो भारतीय इतिहास में नहीं हुआ जैसा केस हुआ था। एक इससे पहले का, 10 को पहले का, आपको दिल्ली का जो आपको फेमस केस आया था, जिसमें एक वो एक बड़ी आर्मी के अफसर के बेटे ने वो हिट एंड रन का मामला हुआ था, जहां कार को ट्रक में बदल दिया गया था। ये उससे भी बड़ा खेल यहाँ पे चल रहा है। देखिए, इस मामले में हमारे रिटायर्ड आईपीएस जो जिनका बहुत अच्छा कैरियर रहा है वो भी बैठे हैं, वो बताएंगे। देखिए, आज तक ये कहीं भी नहीं हुआ, दूर दराज के जंगल में भी ऐसा नहीं होता है कि बिना पुलिस की परमिशन के, बिना पुलिस के लिखित आदेश के पोस्टमार्टम हो जाए। इसमें एफआईआर बाद में हुई है, पोस्टमार्टम पहले हो गया है। तो आप ये समझिए, इससे ज्यादा प्लानिंग, इससे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी, इससे ज्यादा बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि इसमें बहुत बड़ा कवर अप किया जा रहा है। और इस तरह कवर अप है कि जिस तरह की इसमें जो बड़ी बड़ी सरकारों के मिली भगत के बिना इतना बड़ा कवर अप संभव नहीं है। देखिए, वहां पे जो पुलिस अधिकारी थे, किसी अधिकारी पे हाथ नहीं डाला गया। 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। देखिए, हमारे पास जो रिटायर्ड आईपीएस अफसर है वो बता देंगे 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि उसमें कई बार जो बॉडी के जो ऑर्गन के जो कलर है वो ठीक से नहीं दिख पाते, उसकी वजह से उसमें कई बार कई खामियां रह जाती हैं। वो कराया गया बिना एफआईआर के बाद पोस्टमार्टम। इस देश के इतिहास में शायद ही आज तक कभी हुआ होगी बिना एफआईआर के या बिना पुलिस की लिखित की उसके जो है कि पोस्टमार्टम कर दिया गया है उसका जो है। और वो भी कोई सड़क बीनने वाली, कूड़ा बीनने वाली कोई लावारिस लड़की नहीं थी, वो उसी कॉलेज की एक डॉक्टर थी जिसके साथ ये किया गया। देखिए, एक मामूली दलाल के लिए इतना बड़ा कवर अप नहीं होगा। संजय जिसके ऊपर मुख्य आरोप लगाया जा रहा है, मामूली दलाल है जो पुलिस और जो है वहां पे दलाली करता था हॉस्पिटल में, थोड़ा बहुत पेशेंट के लिए इलाज दिलवा दिया, बेड दिलवा दिया। समझते हैं इतना बड़ा व्यवस्था उसको कवर अप करने के लिए, उसको बचाने के लिए की जा रही है। पूरे सिस्टम लग गया उसके अंदर।
देखिए, अब तक किसी भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होना, अब तक किसी भी अधिकारी को अंदर नहीं भेजना, ये बिल्कुल दिखाता है बहुत बड़ा कवर अप है। और ये मेरा खुला आरोप है, अब तक आपने नहीं सुना होगा, सीबीआई भी दबाव में काम कर रही है, क्योंकि सीबीआई ने जिन 13 लोगों की संभावित जो आरोपी जिनके पॉलीग्राफ टेस्ट की बात बनाई है, उनमें एक भी पुलिस अधिकारी नहीं है, उनमें एक भी वो डॉक्टर तो जरूर उन्होंने शामिल किया, 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन जहां तक वो बॉडी वहां तक पहुंची कैसे, उसको लेकर के कौन गया है, जिसने वहां पे डॉक्टर पे दबाव डाल के पोस्टमार्टम करवाया है, किसी का नाम नहीं है इनके अंदर। तो मेरा एक खुला आरोप है, इसमें सीबीआई भी दबाव में काम कर रही है। किसके दबाव में काम कर रही है अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन इतना ताकतवर आदमी आ गया कि इतने बड़े देश में, जिसमें पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, देश की सर्वोच्च न्यायालय अदालत को जो है, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च चीफ जस्टिस को दखल देना पड़ गया, उसके बावजूद भी इस लेवल का जो कवर अप दिख रहा है। देखिए, न्याय दिखता नहीं होना नीचे, न्याय होता है दिखना भी चाहिए, इसमें न्याय हो रहा है, न्याय होता हुआ इसमें दिख रहा है। आखिर क्या कारण है कि एलआईयू होती है, उसमें वो नहीं अंदाजा लगा पाए कि अस्पताल में हमला होने वाला है, उसके बाद घायल होने बता रहे कि हमारे 100 सिपाही घायल हो गए। अरे भाई, तुम्हारे अधिकारी वहां पे क्या कर रहे हैं? तो अधिकारी अभी वहीं बैठे हुए हैं, तुम्हारा कमिश्नर वहीं बैठा हुआ है। कमिश्नर क्या कर, कमिश्नर क्या सफाई दे रहा है? कमिश्नर ये बताता क्यों नहीं कि आज के देश के इतिहास में क्या कलकत्ता की परिपाटी है कि बिना एफआईआर दर्ज पोस्टमार्टम हो जाता है क्या? आज तक हमारे पास रिटायर्ड आईपीएस बिल्कुल बताएंगे, हमने आज तक अपने पत्रकारिता के जीवन में अब तक देखा ही नहीं है कि किसी बॉडी का पोस्टमार्टम बिना एफआईआर के कर दिया जाए। पोस्टमार्टम करने के लिए पुलिस के मजिस्ट्रेट और उसकी जो पुलिस की जिसके अधिकारी के मजिस्ट्रेट की पावर है, उसकी रिटर्न परमिशन चाहिए होती है, तब पोस्टमार्टम किसी बॉडी को डॉक्टर हाथ लगाते हैं। तो इसमें देखिए, ये कवर अप जिस स्तर का कवर अप ये किया जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा आदमी इसमें शामिल है या बहुत बड़ा गिरोह इसमें शामिल है, उसको बचाने के लिए सारा तामझाम किया जा रहा है। और इतना सवाब होने के बावजूद देखिए, किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। चिट्ठी लिखी जा रही है, देखिए चिट्ठी आप कानून बना दीजिए कि 2 दिन के अंदर फांसी की सजा दे देंगे, लेकिन वो तो कानून है ना, उसको जो करने वाले, जो कानून को चंगुल में या कानून के जो सीढ़ियों चढ़ाने वाली जो व्यवस्था, तो पुलिस ही है ना। अब पुलिस ही इस तरह के अगर वहां पे काम करिए, अब कानून 10 कानून बना दीजिए, आप कहते हैं एक आदमी को मार करके 3 बार फांसी देंगे जो अपराध करे। अरे भाई, जो बिल्कुल, मुझे लगता है ये बड़ी बात आपने कि कानून तो बना देंगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाला शासन ही होगा, सरकार ही होगी, प्रशासन ही होगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं होगा तो कितने भी कानून बना लीजिए, इस तरह के अपराधी बेखौफ होकर घूमते रहेंगे। दिनेश कुमार जी, देखिए, पहले कुछ हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि शुरुआती तौर में कहां से कानूनी तौर से पुलिस प्रशासन की तरफ से चूक हुई है, और जिस तरह से अरविंद खोखर जी कह रहे हैं कुछ एक बड़ा कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से अब ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है कड़े कानून को लेकर, क्या सिर्फ कड़े कानून बनाने से चीजें रुक जाती हैं, या फिर इंप्लीमेंटेशन सही हो इसको ध्यान में ज्यादा रखा जाए और जो यहां पर नहीं रखा गया है? दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दिनेश जी, आप मुझे सुन सकते हैं? तो मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आपकी आवाज आ रही है जी। आपने मेरा सवाल सुना होगा आपने? जी, देखिए सर, बिल्कुल बहुत अच्छा कहा अभी मेरे जो पूर्व के वक्ता थे कि काला कानून कितने बना लीजिए, जब तक लागू करने वाली जो शक्तियां हैं, एजेंसियां, अथॉरिटी है, उनकी इच्छा शक्ति ही कमजोर होगी, तो कड़ा कानून कितना भी बना लीजिए कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि देखिए, एक तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो चर्चा में लोग शामिल थे, कुछ लोगों ने इस विषय को भी, जो मैं ये कह सकता हूं, निर्भया कांड जो हुआ था, निर्भया का जो केस हुआ था, ये जो केस है, ये निर्भया के कांड से भी ज्यादा हमें शर्मनाक करने वाला है, शर्मसार करने वाला है। उसकी एक जो खास अंतर की वजह मैं बता रहा हूँ, निर्भया एक सुनसान जगह पर थी, बस में अजनबी लोगों के बीच अकेले सफर कर रही थी, उसके अपने एक मित्र के साथ। वो ज्यादा प्रोटेक्टेड नहीं थी। ये जो डॉक्टर लड़की है, ये एक सिक्योर सेफ प्लेस में थी। हॉस्पिटल को सबसे सेफ जगह माना जाता है वुमेन्स के लिए, सेफेस्ट प्लेस माना जाता है हॉस्पिटल्स को। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है हॉस्पिटल्स में, सिक्योरिटी चेक होते हैं हॉस्पिटल्स में, उसमें एक अजनबी आदमी घुस जाता है और इतना बड़ा कांड हो जाता है। और आप ये देखिए, ये कांड तो जो हुआ, इसके बाद जो हुआ, जो सबूतों को मिटा दिया गया भीड़ के घुस के। मान लीजिए वो जो भीड़ घुसी, जिसने 2 दिन बाद सबूतों को मिटाया, अगर वो भीड़ उस दिन घुस जाती जब उस लड़की की जो का शव था, जो उस वक्त हॉस्पिटल में था, अगर उस वक्त वो भीड़ घुस जाती तो वो तो शव को ले जाती, कुछ ही न बचता। ये प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और शर्म आती है मुझे ऐसे पुलिस वालों पे जिन्होंने माता पिता को कई घंटे तक लाश को नहीं देखने दिया। इसका मतलब कुछ छुपा रहे थे, इसका मतलब किसी के निर्देश का इंतजार कर रहे थे।
कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कोई कनेक्शन था, कोई राजनीतिक जुड़ाव था, जिसके वजह से उस चीज को माता पिता से कई घंटे छुपाया गया कि कहीं शोर ना मच जाए, कहीं मीडिया ना आ जाए, कहीं कुछ इवेंट कराई ना हो जाए। ये बड़ी मतलब मुझे तो इतना, मैं आपको बताऊं, मेरा इतना मन व्यथित है इस घटना से कि मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने इस पे मतलब न्यूज देख के ना मतलब आंसू आते हैं कि इस देश में हो क्या रहा है। दिल इतना व्यथित हो जाता है कि बस विचलित हो जाता है दिल। अब आप बंगाल की बात कीजिए, बंगाल की आप बात कीजिए, 1965 से पहले बंगाल क्या था? 1965 से पहले बंगाल ऐसा बंगाल था जहाँ ज्ञान था, जहाँ विज्ञान था, जहाँ टेक्नोलॉजी थी, जहाँ उद्योग थे, जहाँ प्रॉस्पेरिटी थी, समृद्धि थी, यहाँ पे संस्कृति थी, जहाँ बहुत बहुत हर तरह की गतिविधियां, कितने वहां से हमको ऐसे जाने माने लोग मिले बंगाल से। अरे 1965 के बाद जो होता चला गया, 1965 के कुछ समय बाद वहां पर एक अशोक कुमार नाइट हुई थी कभी बंगाल कलकत्ता में। उस अशोक कुमार नाइट के बाद में जो घटनाएं घटी थी, ये आपके शायद संज्ञान में नहीं होगा, लेकिन इतिहास में कहीं आप खंगा देंगे, सर्च करेंगे तो पता चलेगा। पता नहीं कितनी ही अनगिनत महिलाओं की नग्न लाशें कलकत्ता की सड़कों पे मिली थी। क्यों वहां से लेके आज हम यहाँ पहुंच गए कि वो तो वो समय था। आज के समय में हॉस्पिटल में ऐसी घटना, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं इसकी निंदा में कहूँ। निंदा के वो शब्दों की जो एक डिक्शनरी है वही खत्म हो जाती है, वो शब्द ही नहीं मिलेंगे आपको कि जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए। अब आप देख लीजिए कि ये एक जो दूसरे पहलू आते हैं, मैं आपकी जांच के अभी सीबीआई की जो जांच है वो शायद बहुत ही शुरुआती दौर में है। जो दूसरे पहलू आ रहे हैं कि इस लड़की ने कुछ कंप्लेंट की हुई थी ऑर्गन ट्रेड की वहां पर, वो अगर है और वो अगर कहीं किसी एजेंसी की, वहां की लोकल पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी में थी और उस पे भी पर्दा डाला गया तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जो यहाँ पर आपने एक संदेह उठाया है और इसको लेकर अरविंद खोखर जी ने भी कहा है कि एक बहुत बड़ा कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अजय पाठक जी, अरविंद खोखर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई भी दबाव में है और जिस तरह से ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार को भी, ठीक कड़े कानून बनाने की बात की, लेकिन मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य सरकार में अगर कोई इतनी बड़ी घटना हो रही है तो केंद्र सरकार सिर्फ देख रहा है, सिर्फ देख रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है। कुछ तो ऐसा पावर होगा केंद्र सरकार के पास जो इस तरह की घटना में वो हस्तक्षेप कर सकता है। और सीबीआई का दबाव में है क्या, जिस तरह से अरविंद खोखर जी ने इस पर एक संदेह जाहिर किया है? देखिए, सीबीआई दबाव में बिल्कुल नहीं होगी और मैं आपको बता दूं, कड़े कानून की आप बार बार बात कर रहे हैं। हमारे कानून में सब कुछ प्रावधान है पहले से ही। बिल्कुल दिनेश जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे कानून के प्रावधान है। ठीक है अजय पाठक, ये सवाल आपसे था, प्लीज जवाब। भगीरथ जी, मैं कोई पॉलिटिकल आज जवाब देने के लिए नहीं, लेकिन संक्षेप में मेरे पास समय कम है, एक 1-1.5 मिनट सबके बाद जाना चाहूंगा मैं ना। मैं कोई पॉलिटिकल, किसी भी व्यक्ति ने जो पॉलिटिकल कहा है खुदा है उसका मैं जवाब आज दूंगा। इतने संवेदनशील मुद्दे पे किसी तरह की पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीबीआई किसी भी दबाव में नहीं है और किसी तरह के दबाव में नहीं है। सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी करेगी, बस प्रॉब्लम ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो पुलिस के कोई भी अधिकारी का नाम इस जांच में नहीं है। अरविंद खोखर जी ने यह कहा है कि कम से कम पुलिस अधिकारियों से जांच पड़ताल भी होनी चाहिए। देखिए भागीरथ जी, इंतजार करिए, सीबीआई को जांच कर लेने दीजिए। सीबीआई अगर अपनी रिपोर्ट देती है और उसके बाद आप उसके ऊपर सवाल उठाइए। अरविंद जाऊंगा आपके पास। दूसरी चीज देखिए, एक चीज और इसमें एक मिस्ट्री और है। एक तो उनके माँ बाप को, बिटिया के माँ बाप को फोन करके किस महिला ने बताया, आज तक अभी तक वो सामने नहीं आ पाया। किसने बताया कि उसने सुसाइड किया है? सबसे पहली कॉल जिसकी गई उनके परिवार को, उसने बोला कि इन्होंने सुसाइड कर लिया है। और सुसाइड का ही पूरा प्लान, आज मैं फिर से वही कोट कर रहा हूं, दैनिक भास्कर ने आज सुसाइड को किस तरह से उसको सुसाइड में तब्दील किया जाएगा उसके 4 किरदार निकाल करके बताए हैं। और ये राज्य सरकार की मिली भगत से है, पूरा पढ़ लीजिए, नेट पे है।
बिना राज्य सरकार के मिली भगत से तुरंत ये सब चीजें नहीं हो सकती है। और बॉडी को देखने के लिए, बच्ची की बॉडी माँ बाप को दिखाने के लिए 3 घंटा इंतजार करना पड़ा। 3 घंटे तक उन्होंने दिखाया ही नहीं कि बच्ची किस स्थिति में है और उसका क्या हो रहा है। अचानक से उसका सब कुछ कर देना और उसके बाद फिर से लिपापोती करना और वहां 7,000 लोगों का आ जाना, सारे सबूत नष्ट कर देना, ये अंदेशा हो जाना कि ये केस सीबीआई को जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील हुई, तुरंत वहां पे पब्लिक का मूव करना और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। सारी चीजें ठीक है मुझे लगता है इसलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास समय कम है, सबके पास चले जाऊं। ठीक है, सिर्फ 20 सेकंड प्लीज संक्षेप में। जहां तक दूसरी घटनाओं का सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में होती है वो भी उतनी ही निंदादायक है जितने जो किसी और प्रदेश के होती है। देखिए, बदलापुर की जो घटना हुई उसके लिए हम शर्मसार हैं, हमारी सरकार शर्मसार है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कार्रवाई किसी भी राज्य सरकार के वहां पर कार्रवाई हो, कार्रवाई मजबूती से होनी चाहिए और उसको कवर अप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय कम है। एहतेशाम उलग जी, देखिए जिस तरह से दिनेश कुमार जी, अरविंद खोखर जी ने एक संदेह जाहिर किया है कि जिस तरह से इस घटना के बाद चीजों हुई है, वहां पर इतने सारे लोग पहुंच गए, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई, हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, ऑर्गेन ट्रेड की भी बात सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वाकई जिस तरह से अजय पाठक जी भी कह रहे हैं कि जो ये सारी चीज हुआ है बिना राज्य सरकार की समर्थन के नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं और राज्य सरकार कटघरे में है कि इतनी बड़ी चीज हो रही है, आखिर क्या बड़ा कवर अप किया जा रहा है। सवाल हैं और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, जांच में जो भी आएगा, लेकिन अभी सरकार कटघरे में है। एहतेशाम उलग जी, जो भी जमा की थी सीबीआई के हाथों, कोर्ट का ऑर्डर हुआ, कोर्ट का हम लोगों ने हुक्म मानते हुए सीबीआई के हाथों में चला गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई के हाथों में हमारे राज्य सरकार की पुलिस ने सारी एविडेंस, सारे तथ्य जो है उनको सौंप दी गई है। उम्मीद करता हूं कि मैं सीबीआई से बहुत जल्द गुहार लगाना चाहता हूं कि ये फैसला जो हो, ये आप लोग खामोश रहिए भाई, आप बोल रहे थे मैं खामोश सुन रहा था, मेरी बात सुन लीजिए पहले। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जो भी मान इसमें दोषी होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कड़ा से कड़ा प्रावधान, और मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री ने ये किए हैं कि ऐसे मुजरिम को फांसी दिया जाए। और मैं सीबीआई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ठीक है, मेरे पास समय कम है, बाकी मेहमान के बाद भी जाना चाहूंगा। ठीक है एहतेशाम जी, आपने कहा है कि मैं चाहता हूं कि सीबीआई इस पर जल्द से जल्द अपना इसमें जांच पूरी कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता भी चाहती है कि कम से कम राज्य सरकार भी पूरा सहयोग करे सीबीआई को, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। ठीक है, प्रबल जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? प्रबल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं, बोलिए जी। प्रबल जी, देखिए जिस तरह से यहां पर एहतेशाम जी ने जो कहा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इस पर सीबीआई जल्द से जल्द इसमें अपनी जांच पूरी कर ले और आरोपी हो, लेकिन जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश कुमार जी, रिटायर आईपीएस, वो कह रहे हैं कि कुछ बड़ा है। सिर्फ ये जो हम देख रहे हैं, इसके अलग भी कुछ ऐसी चीजें जिसको बड़ा कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से दिनेश जी ने कहा है कि ऑर्गन ट्रेड की बात सामने आ रही, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई कुछ बड़ा कवर अप करने की कोशिश की जा रही है? संक्षेप में। जो भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई की निष्पक्ष जांच, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन इसके साथ साथ ये राजनीतिक मुद्दा जो बनाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है, इस कोशिश में शर्मसारी न रहे, वो अपने आप को की कहे बदलापुर में शर्मसार है, वहां भी सीबीआई की जांच कराए और कड़े कानून पहले से बने हुए हैं, उन कड़े कानून को अगर इम्प्लीमेंट की होती, अगर हाथरस में की बेटी को न्याय मिल गया होता, जिस रेप में हुआ तो उत्तर प्रदेश में दलित बेटी को, अंकिता भंडारी को न्याय मिल गया होता, कड़ी से कड़ी सजा मिल गई होती, तो ये घटना नहीं होती। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूं कि ऐसी घटना जहां पर भी हो वहां पर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर बने, जो भी कार्रवाई हो एक नजीर बने ताकि दोबारा ऐसी कार्रवाई न। ठीक है, मेरे पास समय कम है मेरे पास। मोदी ने सुनिए जी शरण सिंह के ऊपर अगर नरेंद्र मोदी ने तत्काल कार्रवाई की होती, कड़ी कार्रवाई की। ठीक है, मेरे पास समय कम है। पिंकी जी देखिए, अब तो पूरा जो जांच है सीबीआई के पास चली गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वाकई जिस तरह से आपने एक दर्द बयां किया है, अब यहां पर जरूर एक यहां पर एक फैसला आएगा, एक नजीर आएगा, यहां पर एक सख्त कार्रवाई भी आपको लगता है कि होते हुए दिखाई देगी, या फिर अभी भी संशय है आपका एक महिला के नाते? सर अब एक्चुअली क्या है कि जितनी भी साजिशें की गई हैं, उन सभी साजिशों को देखते हुए ये लगता है कि अब कोई सबूत वहां बचे नहीं है, और उन सबूतों के खत्म हो जाने के बाद जो जांच आपने सीबीआई को दे दी है, तो अब सीबीआई जैसे पिछले कई केसेस जब सीबीआई को जांच दी तो हम सब ने पुराने सारे केसेस के बारे में बात की, और ये हमें लग रहा है कि अब सीबीआई ठीक है, आपको संशय है, आपको संशय है, ठीक है। अरविंद खोकर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपना ऐड कर दीजिए प्लीज, समय कम है, कुछ सेकंड। देखिए मेरा जो सीबीआई दबाव में काम करने का जो मेरा जो अंदेशा है वो अकारण नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, एक बार केंद्र सरकार की एजेंसी ने एक राजीव कुमार नाम के अधिकारी थे ममता बनर्जी सरकार के, जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहती, तो ममता बनर्जी खुद बतौर मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी धरने पर बैठ गई थी। तो जिस राज्य की स्थिति ये होगी, अगर मुख्यमंत्री धरने में बैठ सकती है, तो जो सीबीआई के अधिकारी वहां जांच करने गई है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी पुलिस के ऊपर है, जिस पुलिस के ऊपर ये आरोप है जो कवर अप कर रही है। ठीक है, वाकई मुझे लगता है बड़ा सवाल। दिनेश जी एक लास्ट कमेंट ऐड कर दीजिए, वाकई जो सीबीआई जांच कर रही है सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार के ऊपर है, तो फिर कैसे क्या आपको लगता है सीबीआई निष्पक्ष जांच कर पाएगी? दिनेश जी संक्षेप में। दिनेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? चल लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चल हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पाठक जी, प्रबल प्रताप जी, एहतेशाम जी, डॉक्टर पिंकी श्रीवास्तव जी, अरविंद खोकर जी, दिनेश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वाकई एक बहुत गंभीर मामला है। जिस तरह से पहले घटना हुई, हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की, एफआईआर करने में देरी हुई, 7,000 लोग आ जाते हैं क्राइम सीन के पास, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जो प्रिंसिपल है जिनके ऊपर संदेह था, उन्होंने इस हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, उनको इस कॉलेज से हटाकर किसी दूसरी जगह नियुक्त कर दिया जाता है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन राजनीति इस मामले में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आरोपी जल्द से जल्द, जो भी इसमें आरोपी हो, सारे आरोपी इसमें पकड़े जाएं। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया, अगर कुछ और लोग शामिल है तो उनको भी पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि एक नजीर बने, ताकि कोई दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले तेज